बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पिछले 2 रोज़ से हम लोग बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, उन नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, बजट में क्या किसको रिलीफ मिला है, कहाँ पर रिलीफ हुआ, सब्सिडीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे हमने पाकिस्तान के साथ क्या करना है। एक तो वो इश्यूज़ हैं कि हमारी डेट सर्विसिंग है, हमने लोगों से पूरी दुनिया से हमने पैसे मांगते फिरना है, IMF के लोन के प्रोसेस में हमने जाना है, ये तो एक कर रहे हैं हम, और आज का नहीं कर रहे, जब से शायद पाकिस्तान बना है तब से हम लोग ये शुरू हुए हैं। रास्ते में जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन क्या मेन इशू ये है जो हम लोगों से पैसे ले रहे हैं क्योंकि हमारी हालत ठीक नहीं, या हमारा अपना कोई इशू है? क्योंकि जो बजटिंग है, जो अगर हम सादे अल्फाज में बात करें कि जो टारगेट्स रखे गए हैं, जो अचीव करेंगे, उसके बाद जिस तरह स्पेंडिंग की जा रही है, ये तो एक है। उसके बाद जो शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए हम कर्जे लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आया पाकिस्तान को कर्जे लेने की ज़रूरत भी है या नहीं है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, वंस अगेन वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। टैक्स रेवेन्यू जी जो FBR को दिया गया है टारगेट, वो 7,004 का है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,000 का है, तो तकरीबन 9,004 का ये टारगेट है। 41,000 जो है 4,100 अरब ये सूबों में चले जाना है। 3,950 जो है ये हमारी डेट सर्विसिंग में चले जाना है। 1,523 डिफेंस बजट में जाना है। 530 पेंशन्स में जाना है। 1,200 ग्रांट्स वगैरह में जाना है। सब्सिडीज में तकरीबन 700 अरब जाना है। रनिंग गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत चलाने के लिए 550 जाना है। प्रोविजंस में 200 जाना है। PSDP में 800 जाना है। सो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे तकरीबन 5,000 अरब मांगे रहे होंगे पूरी दुनिया से। ये जो हमारा एक तरीकेकार है अपने मुल्क को चलाने का, पाकिस्तान को चलाने का, ये तरीकेकार ठीक है हमारा? ऐसे ही तरक्की पजीर या जो लोग जो ममालिक तरक्की करना चाहते हैं वो ऐसे ही चलते हैं जी? आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है मंसूर आजम काजी साहब। एक्चुअली आप देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है जाके कर्जे लेने की। पाकिस्तान एक बहुत दौलतमंद मुल्क है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक हमारे वो हैं लोकेशन है, और हम इस पोजीशन में हैं कि हम बहुत आराम से अपने मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं और बगैर कर्जे लिए गए। मगर जैसा कि मैंने बारहा कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक कॉलोनियल मोड में है। हमारे जो कुदरती वसाइल हैं वो अभी भी दौलतमंद मुल्कों को और उनकी कंपनियों को मुफ्त में दिए जाते हैं या बिल्कुल ही औने पौने। हमारे इसी तरह जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये भी माजी में बहुत ही अरसे से मुफ्त में दिया जा रहा है या बिल्कुल ही पीनट्स पे। तो हमारे जो तरीके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो अमीर मुल्कों के लिए, अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए और उनकी कंपनियों के लिए अवेलेबल हैं, और हम अपनी जो इनकी जो कंपनीज हैं उनको अपने हत्ता के हमारी जो बहुत ही स्केर्स रिसोर्सेज हैं जैसे पानी है वो भी हम फ्री में देते हैं। फिर हम उनको लैंड भी लीज फ्री में करते हैं, और ये बहुत सी कंपनीज को हम कर रहे हैं। और जबकि ये कंपनीज जो है ये फिलैंथ्रोपिक कंपनीज नहीं है, ये सब कंपनीज वो हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं। True. मगर पाकिस्तान उनको अपने तमाम ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और अपने वसाइल फ्री में देता है और उस पर वो मुनाफा कमाती हैं। और इसी तरह हम और गैर मुल्कों के साथ भी हम अपने जो हमारे कुदरती वसाइल है, सोना है, कॉपर है, चांदी है, वो हम बिल्कुल औने पौने देते हैं। ठीक है। और हम उनको बिल्कुल रॉ फॉर्म में देते हैं। जो मुल्क रॉ फॉर्म में अपने कुदरती वसाइल एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये रिसोर्स कर्ज लेके आते हैं। वेरी राइट। जो मुल्क को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के में तब्दील करते हैं वहां ये कुदरती वसाइल ब्लेसिंग लेके आते हैं।
तो पाकिस्तान पहले तो सारे अपने ये वसाइल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सारी अपनी ये चीजें स्केर्स रिसोर्सेस फ्री में दे देता है, और फिर वो भीख का प्याला लेके निकलता है कि अब हमें पैसे चाहिए। इसको मैं तो कहती हूँ फाइनेंशियल मैडनेस। आप देखें, अगर कोई दौलतमंद आदमी हो, वो अपना सब कुछ लुटा दे और फिर बिल्कुल फकीर प्याला लेके निकले कि मेरे पास पैसे नहीं है खाने पीने को, तो आप उसके बारे में, उसकी दिमागी हालत के बारे में क्या राय कायम करेंगे? वेरी राइट, वेरी राइट। प्रोफेसर साहब, मुझे जरा डॉक्टर फरूख के पास में जाता हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है प्रोफेसर शाहिदा वजारत ने। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, फाइनेंशियल मैडनेस कह रही हैं। मैं देख रहा था कि सर हम लोग जो सब्सिडीज दे रहे हैं, तकरीबन सर 700 मिलियन की सब्सिडीज हैं। सर्कुलर डेट जो है वो हमारा पावर सेक्टर का 500 अरब है, और जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉसेज हैं वो सर 1100 से 1600 अरब रुपया है। इसी तरह गैस के ऊपर 1400 का सर्कुलर डेट है। सर ये 2-3 मोटी मोटी अगर हम चीजें पकड़ें तो 5000 अरब रुपया है जो चोरी हो रहा है, लूट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से ही, पता नहीं हमें चल रहा, और हम लोग पूरी दुनिया से भीख मांगने पे लगे हुए हैं। सर ये अप्रोच ठीक है हमारी? साहब, पहली बात तो यह है कि किसी किस्म की साजिशी थ्योरी में बिलीव मैं नहीं करता। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी हुई है। जो सारे आपने गिनवाए, हमें कोई बैरूनी ताकत मजबूर नहीं करती कि हम 300-350 अरब की बिजली चोरी होने दें इस मुल्क के अंदर। ट्रू। हमें कोई भी बैरूनी ताकत मजबूर नहीं कर रही कि $4 बिलियन की तकरीबन 126 बिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस लीक हो जाए या चोरी हो जाए इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि गलतियां हमारी अपनी हैं। मैं समझता हूँ कि आग हमने खुद से लगा रखी है। कोई बैरूनी ताकत साजिश नहीं कर रही हमारे खिलाफ, और कोई हमारे असासाजात जो है वो कोई सस्ते हमसे जबरदस्ती लेके नहीं चले जाते। आपने 2-3 खसारे गिनवाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इस वक्त कोई 2000 अरब का खसारा हम कर चुके हैं। जो हमारे ऊपर गर्दिशी कर्जदार थे बिजली के सेक्टर में, वो 2018 अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत आई है, मुझे याद है वो 1100 अरब के थे, आज वो 2500 अरब के हैं। इसी तरह एक रियासती इदारा है हमारा जिसको हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल कहते हैं, उसका अपना गर्दिशी कर्जा आप अंदाजा कीजिए कि 1000 अरब पे पहुंच गया है। बिल्कुल सही। ये कोई साजिश नहीं हो रही हमारे खिलाफ, ये हम खुद अपने खिलाफ लगे हुए हैं। हमें कोई बैरूनी ताकत मजबूर नहीं करती कि आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर 1000 अरब का जो है वो गर्दिशी कर्जा कर दें। अब आप देख लें कि जो हमारे अंदर पोटेंशियल्स हैं, जो कुछ इस मुल्क को खुदा ने दिया है। एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी अभी आई है, वो कहलाती है पाकिस्तान एट 100, क्योंकि हम 100 साल के हो जाएंगे तकरीबन अगले 20-25 सालों के अंदर। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 30 लाख मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो शमसी तवानाई है वो उसकी कैपेसिटी है, उसका पोटेंशियल है। आप सोचिए, पोटेंशियल है 30 लाख का, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमने तकरीबन 550। पोटेंशियल है 30 लाख और हमने लगा रखी है तकरीबन 550। इसी तरह विंड पावर के मुतालिक कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 3,50,000 मेगावाट का है, और इस वक्त हम जनरेट कर रहे हैं विंड पावर से 1428 मेगावाट। हम एक्सपोर्ट करते हैं 30-31 अरब की और नारे लगाते हैं कि देखें हमने कमाल कर दिया। वर्ल्ड बैंक की वही रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त जो कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है मुल्क के अंदर वो तकरीबन 88 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना होगा कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कि हमारे असासाजात कोई चोरी करके ले जाता है, या हमें जबरदस्ती IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ता है। ये गलतियां और कमजोरियां और फुकदान सारी हमारी अपनी है, और इनको दूर हमने खुद से करना है। ये तवक्को लगा के रखना कि कोई बैरूनी ताकत आएगी, IMF आएगी, हमें सीधे रास्ते पे चला देगी, या चाइना आएगा और CPEC का प्रोजेक्ट लग जाएगा, ये इंसानी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई बैरूनी ताकत आके आपके मुल्क को सीधी राह पे चला दे। ये सब काम हमने खुद करना है। ये आग हमारी अपनी लगाई हुई है और हमने खुद ही बुझाना है।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। जवाब देना चाहूंगी जी। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी जी। देखिए, ये करप्शन इस मुल्क का एक मसला है, मगर इस मुल्क का एक मसला ये भी है कि हम अभी तक कॉलोनियल मोड में हैं। हमारी जो हुकूमतें हैं वो अभी तक बाहर से अपॉइंट होती हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो भी बाहर से उनका भी बाहर से बनाई जाती हैं। और अभी तक आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और बहुत से ममालिक, अभी तक उनका एक बहुत बड़ा रकम कॉलोनियल ट्रांसफर्स में जा रहा है। हाँ। जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पॉलिसीज हमने ऐसी बनाई हैं कि वो इतनी खराब है कि वो, आप देखिए जब आईपीपीस का मसला जब शुरू हुआ था, आईपीपीस का इशू, मतलब जब ये मारिज़े वजूद में आ रही थी, जब ये शुरू हो रहा था सारा, तो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था आईपीपीस के इसमें तश्कील में। और मुझे याद है कि मैं एक सेमिनार में गई थी कराची में, वो जिस वक्त उसको नीपा कहते थे, वहां एक सेमिनार था और मैंने उसमें जाके उनसे ये पूछा था। उन्होंने उस वक्त एक बहुत बड़ा उनको रेट ऑफ रिटर्न, उनको वर्ल्ड बैंक बिल्कुल एक गॉडफादर का रोल अदा कर रहा था और वर्ल्ड बैंक ने जो तजवीज किया था कि उनका रिटर्न जो होगा वो बहुत अनरियलिस्टिक था। ठीक। और मैंने उस पर सवाल उठाया, मैंने उनसे कहा कि देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो तो फ्री मार्केट में यकीन करते हैं। जब आप फ्री मार्केट में यकीन करते हैं तो आप इन पावर प्रोड्यूसर्स को पाकिस्तान आने दें और लेट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पावर डिटरमिन द पावर रेट। बिल्कुल ठीक। आप इनको इतना फैंटास्टिक रेट मार्केट में इंटरवीन करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में इंटरवेंशन के तो ये लोग बहुत खिलाफ है, फ्री मार्केट वाले। वो कहते हैं मार्केट खुद डिटरमिन करेगी। मगर जब ये इनके जो अपनी कंपनीज जब जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इनको कोई वो नहीं है शर्म, वो फौरन जाके मार्केट में इंटरवीन करते हैं और उनको जो उस वक्त वो रिटर्न ऑफर कर रहे थे वो बहुत फैंटास्टिक था। मैंने कहा आप क्यों मार्केट में इंटरवीन कर रहे हैं? इनको सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट का रेट डिटरमिन करने दें। तो उस वक्त और मैंने कहा आप तो फ्री इसमें इन मार्केट इंटरवेंशन के खिलाफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी आप फ्री मार्केट में यकीन कर लें, कभी आप मार्केट में इंटरवीन कर दें? देखिए वही, और उन्होंने ये जो इनका इनसे जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने ये भी तय किया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनका सारा जो ये बिजली है ये खरीदेगी, चाहे उसको उनकी जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, चाहे हमको उनकी जरूरत हो या ना हो। पॉइंट आ गया। ये सारे जो मसले हैं ये वहीं से ओरिजिनेट होते हैं, मगर हमारे यहाँ लोग उस पर बिल्कुल पर्दापोशी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हो कि हमने सब ये गलतियां खुद की हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें हमारी गलती है कि हमने उनके ये शराइत माने। बिल्कुल ठीक। मगर जो फैक्ट्स हैं उनको तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सारा मुआहिदा किसने करवाया था। प्रोफेसर साहब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। डॉक्टर फारूक सलीम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक कहा जा रहा है कि जी मार्केट डिटरमिन करेगी। सो डिटरमिन करना है, मैं जरा पाकिस्तान की, बिकॉज लोग इस चीज को समझने से ना कासिर हैं और वो समझते हैं कि जी बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तान के साथ। और ये जो आपका पहला वाला पॉइंट था कि हमारे सर के ऊपर किसी ने बंदूक नहीं इस वक्त रखी हुई। सर इशू ये है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट में 2-3 चीजों की एग्जांपल दूंगा और उस पे मैं आपका और डॉक्टर साहब का व्यू पॉइंट भी चाहूंगा। सर ये BISP, ये जो नौजवान जो है हमारा जवान प्रोग्राम, सर ये वफाक क्यों चलाता है? 25-30 मिनिस्ट्रियां वफाक के पास क्यों हैं? अगर आपका इस्लामाबाद, आपके पास आफ्टर 18th अमेंडमेंट तमाम सूबों के पास इख्तियारात हो गए हैं, तो इतना सब कुछ वफाक में रखने की वजह क्या है जब आप उसको चला ही नहीं सकते? और ये प्रोविंशियल टॉपिक्स हैं, प्रोविंशियल इश्यूज हैं। साहब सवाल मुझसे है? जी 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 डॉक्टर साहब। साहब ये 18वें अमेंडमेंट वाला नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से ये 18वीं अमेंडमेंट पास करने के लिए ना तो हमें वर्ल्ड बैंक ने बंदूक दिखाई थी, ना हमें IMF ने कहा था, ये हमारी अपनी सियासी क़यादत ने किया था। अब सोचिए अभी जो आप फिगर आ रहे थे, इस बजट में हमें बताया जा रहा है कि विफाक की जो आमदन है वो 7,000 अरब की होगी जी। उसमें से 57% हम दे देंगे सूबों को, बाकी हमारे पास तकरीबन 4,000 अरब बचता है। उसमें से 4,000 अरब हम दे देंगे डेट सर्विसिंग के लिए, अभी 1,500 अरब हमने देना है डिफेंस के लिए, अभी 550 अरब हमने देना है सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अभी 1,200 अरब का खर्चा होना है जिसको हम सब्सिडीज कहते हैं,
अभी 700 अरब का खर्चा बाकी है, जिसको हम ग्रांट्स कहते हैं। इसके लिए पैसा विफाक की हुकूमत के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। True. सारे पैसे हम खर्च कर चुके हैं। अब 18वीं अमेंडमेंट की जो माली शिकें हैं, इनको रिव्यू करे बगैर मुल्क की जो माशी सिचुएशन है वो सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, जो 4,000 अरब का डेट सर्विसिंग है, जो सूद की मद में कर्जे वापसी करने हैं इस साल में, हमने वो कर्जे सिर्फ इस्लामाबाद ने नहीं लिए थे, वो पूरे पाकिस्तान ने लिए थे। अब उनकी वापसी जो है वो पूरे पाकिस्तान को करनी होगी, वो सिर्फ विफाक के ऊपर नहीं डाली जा सकती। इसी तरह 1500 अरब का जो डिफेंस का बजट है, वो जो हमारी दिफाई फौजें हैं, जो दिफाई फोर्सेस हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद के दिफा के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए है। उनका बजट जो है वो चारों सूबों के दरमियान में बंटना चाहिए, वो सिर्फ विफाक जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दिस इंटायर अरेंजमेंट ऑफ 18th अमेंडमेंट और वो जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड था उसके अंदर, ये कतई सस्टेनेबल नहीं है। इसको रिव्यू करने का बड़ी सख्त जरूरत है। और ये दोबारा से देखिए, जो बुनियादी ढांचा है हमारा, उसमें अभी अगर आप रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की, जो बहुत जबरदस्त है, वो बताती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जीडीपी है वो 67% अंडर गवर्नमेंट फुटप्रिंट है, यानी कि हुकूमत के साए में वो हो रही है। आप अगर बिजली का कनेक्शन लेने जाएं, आपको हुकूमत के पास जाना है। आप टिकट खरीदने जाते हैं जहाज का, आप हुकूमत के पास जाते हैं। आपको गैस का कनेक्शन चाहिए, आप हुकूमत के पास जाते हैं। गन्ने की कीमत जो है वो हुकूमत फिक्स कर रही है, गंदम की कीमत जो है वो हुकूमत फिक्स कर रही है। हुकूमत जिस सेक्टर में जाती है उसका तारीखी तौर पे उस सेक्टर का बेड़ा गर्क कर देती है। बिल्कुल ये गलतियां ये पॉलिसी ने बनाई हैं, ये अमेरिका ने या कॉलोनियल सिस्टम ने हमारे ऊपर नहीं ठोसी। ये वर्ल्ड बैंक हमें नहीं कहता कि आप चीनी की कीमत फिक्स करें और आप गंदम की कीमत फिक्स करें। देखिए, अपने से बाहर के ऊपर इल्जाम डाल देना कि हमारा ये हाल है क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमारे ऊपर ये काम करता है, क्योंकि बैरूनी ताकतों ने हमें बर्बाद कर दिया। ये इसका मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ये सोच लें कि बैरूनी ताकतें बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये बिल्कुल बरअक्स, ये सब काम हमारे अपने किए हुए हैं और इनको हमने खुद से दूर करना है। देखिए, गवर्नमेंट फुटप्रिंट हमने 67% का क्यों बना के रखा? वियतनाम का 2008 में एग्जैक्टली यही हाल था जो आज पाकिस्तान का है। उनके पास कोई 5,000 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वहां पे गवर्नमेंट फुटप्रिंट जो है वो 70% से ऊपर जा रहा था। आज उन्होंने नीलामी कर दी है सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। उन्होंने अपने मुल्क को खोल दिया है कंपटीशन के लिए। हम कार्टेल बना के बैठे हुए हैं। हमारे पास चीनी का कार्टेल है, हमारे पास खाद का कार्टेल है, हमारे पास बिजली का कार्टेल है। हम सारे कार्टेल्स को तोड़ने में नाकाम है। अब ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि ये कार्टेल जो है ये हमने IMF की मजबूरी में बना के रखे हैं, कि ये कॉलोनियल पावर जो है बरतानिया है या अमेरिका है, वो हमें मजबूर कर देता है कि आप ये कार्टेल्स बना के रखें। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब, आप दो चीजें अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है। इंडियन एक मूवी में देख रहा था, उसके अंदर इसी तरह आता था कि इनको नहीं छेड़ना क्योंकि ये हमारा वोट बैंक है, इनको नहीं छेड़ना ये भी हमारा वोट बैंक है, और उस चक्कर के अंदर पूरा शहर, पूरा सूबे को आग लगा दी गई। ये एक मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। हमारे यहां सिचुएशन कुछ ऐसी है, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हम लोग, और जिस तरह डॉक्टर फारूक सलीम कह रहे हैं, जिस चीज के अंदर हुकूमत जाती है उसका जो एंड रिजल्ट है वो हम सबके सामने है। आज अगर एक तो मुझे इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, सेकेंडली ये जो BISP है या जो नौजवान प्रोग्राम्स और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, ये वफाक ने कहां से करने हैं जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों की है। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी, मैं पहले तो डॉक्टर फारूक सलीम का जवाब दूंगी, जो वो कह रहे हैं कि कुछ वर्ल्ड बैंक और IMF ने नहीं किया, कोई बैरूनी ताकतों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हम कर रहे हैं। हम कौन हैं? हमारी हुकूमतें जो हैं वो सारी, आप देखिए 90 की दहाई से सारी इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक और IMF के अपॉइंटेड लोग हैं। वो लोग हैं जो या तो IMF के तनख्वाहदार हैं या उनकी पेंशन, उनसे पेंशन लेते हैं। तो आप उनको हम में नहीं शामिल कर सकते। वो हमने नहीं किया है, जो उन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी IMF और वर्ल्ड बैंक पे जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को मौका नहीं देते हैं कि वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसीज लेके आए या इख्तिदार में उनको शरीक करें।
जो भी लोग 90 की दहाई से इख्तिदार में आए हैं, उससे पहले से भी, मगर 90 की दहाई में तो तसलसल से जो भी आ रहे हैं वो उनके IMF और वर्ल्ड बैंक के तनख्वाहदार हैं या पेंशन उनसे लेते हैं। वो सारी वो पॉलिसियां लेके आते हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक उनसे लिवाना चाहता है। अगर वो कंपटीशन कमीशन को फाल नहीं बना रहे तो ये उनकी गलती है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जरूर है, मगर वो IMF और वर्ल्ड बैंक से अपॉइंटेड हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान में कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता है, कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हो जो इनकी तनख्वाहदार ना हो, उसको इख्तिदार के हलकों उसमें इख्तिदार में घुसने ही नहीं दिया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। आप देखिए कि ये जो कार्टेल्स हैं ये इसलिए है कि आप उन्हीं लोगों को इख्तिदार में ले आते हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मगर हुकूमतें जो आती हैं वो बिल्कुल फ्रीली इन लोगों को इख्तिदार में लाती हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिनकी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स होती हैं, सीमेंट के प्लांट्स होते हैं और बकिया। तो आप जब उनको इख्तिदार में लाते हैं तो आपने इसको तय कर लिया है कि आप उनको कंपटीशन नहीं उसमें होने देंगे। इसके अलावा जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो लोग इतने अरसे से, मतलब पाकिस्तान में एक रविश बन गई है कि आप हर एक फ्री ट्रेडर बन गया है, चाहे उनको, मुझे नहीं पता लोगों को कितनी इकोनॉमिक्स आती है या नहीं, मगर सब फ्री ट्रेड के दम भरते हैं। आप देखिए कि ये प्राइवेटाइजेशन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। क्या हमने KESC को, जो अब KE है, उसको प्राइवेटाइज करके क्या बिजली की फराहमी बेहतर हुई है? क्या देखिए, पहले ये जब KESC था तो ये मसला ये था कि ये बहुत नाअहल था और यहाँ बहुत ही इनएफिशिएंसी थी और उसकी वजह से लोग भुगत रहे थे। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब मेरे पास जी एक बहुत अहम पॉइंट मैं कह रही हूं, जब हमने इसको प्राइवेटाइज किया तो ये अब भी नाअहल है, मगर अब ये अब्यूज ऑफ मार्केट पावर की वजह से नाअहल है। क्योंकि मुझे आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं डॉक्टर फरूख सलीम के पास लास्ट पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है और जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहे हैं और कहा जा रहा है जी 20% तक पहुंचेंगे, तो जब आप लेंडिंग की बात करेंगे, क्या ये बेहतर है इंडस्ट्री के लिए और क्या ये बेहतर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? शॉर्टली मुझे इस पर भी जी अपना व्यू दीजिएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा बॉर्वर है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद है, जो तकरीबन 54,000 अरब जो है उसका किरदार है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत को खुद पहुंचता है। लेकिन आप जानते हैं कि मईशत की दुनिया में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना जरूरी है। अगर मुल्क के अंदर आपकी 13.5%, 14% की अफरात दर की शरह चल रही है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जब तक नहीं होगा उस वक्त तक इस मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कोई करने को तैयार होगा। तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 16-17% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दरकार होगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप अपना इन्फ्लेशन रेट नीचे ले आए, आप अपना इन्फ्लेशन रेट 1 या 2% पे ले आए, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। शौकत अजीज साहब के जमाने में अगर आप जाएं तो उस वक्त हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% पे चल रहा था। तो जब तक आप इन्फ्लेशन नीचे नहीं लेके आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नीचे नहीं आ सकता। और ये भी अगेन इन्फ्लेशन अगर मुल्क में 14% चल रहा है, ये किसी की साजिश नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं उनमें फुकदान है, उनमें गलतियां हैं, और उन्हें इस वजह से हम IMF के पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरूख सलीम, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा अफजाना, प्रिया जी, आप दोनों का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जमहूरियत की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में तो जमहूर की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, और जमहूरियत का हुस्न ये है कि लोगों की जो राय है उसकी इज्जत की जाए। उसके लिए एक जो सबसे कलीदी किरदार अदा करना है, उस राय का इजहार का जो रिजल्ट देखने के लिए वो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी
इल्ज़ामात सामने आते हैं। कहा जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन रिगिंग करा रहा है, धांधली करा रहा है, चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। और अभी रिसेंटली ये जो बाई इलेक्शंस होने आ रहे हैं और या जो गोइंग फॉरवर्ड एक जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। और स्पेसिफिकली जो इस वक्त की अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है हम लोगों को लेकर और हुकूमत की तरफ इनका टिल्ट है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है आसिफ अली यासीन साहब ने। आप डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइएगा, एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर है। सर, इसको एड्रेस करने के लिए या इसको रेक्टिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहा है जी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले आम इंतखाबात के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी फरिश्ते हैं उसको हर किस्म की गलतियों से पाक करने का टास्क लेकर, ऑब्जेक्टिव लेकर पिछले साल से हमने रिवीजन का काम शुरू किया है ताकि इंतखाबी फरिश्तों में गलतियों के हवाले से कोई ट्रस्ट का ब्रीच किसी पार्टी की तरफ से इसका एलिगेशन ना लगे। तो जो दूसरे जो अगर बाई इलेक्शन के हवाले से आपका सवाल है तो डेफिनेटली वो भी जो है एज पर लॉ होने जा रहे हैं और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है उसी तरह इंशाल्लाह होंगे। इसमें किसी के कोई बायस किसी के साथ भी नहीं होगी। ओके जी आसिफ साहब, 8300 ये आप लोगों का वो नंबर है जिसके ऊपर मैसेज किया जाता है और बताया जाता है कि जी आपका हल्का कहाँ पर है, आपने वोटिंग कहाँ पर करनी है। अभी रीसेंट डेज के अंदर ये सब कुछ चेंज हो गया है। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं किसी और की नहीं एग्जांपल देता। मैं लाहौर में रहता हूं, जेल रोड पे मेरा घर है, लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है कि जी मैंने जो वोट डालना है वो मॉडल टाउन जाके डालना है, जबकि ना वहां पर हमारा हल्का है ना कुछ है। सर, इसको कैसे आप लोग एड्रेस कर रहे हैं और इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप क्यों समझते हैं कि कोई शख्स जाएगा? क्यों नहीं ये सारा टेलीफोनिकली दुनिया ऑनलाइन हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपीयरेंटली लग रहा है कि वही एक पूरी एक्सरसाइज कराना चाह रहा है अवाम से जी? एक्चुअली जो ऑनलाइन का मैकेनिज्म है, जो हमारा इलेक्शंस एक्ट है 2017, वो ऑनलाइन मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करता। इसमें रिक्वायरमेंट है जो सेक्शन 37 है, सेक्शन 28 है, जिसके सेक्शन 36 है जिसके तहत हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो वोटर है उसने अपना जो है फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो ये ऑनलाइन मैकेनिज्म के हवाले से ये एक चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी जो बनाया हुआ है, तो उसको ये टास्क असाइन कर दिया गया है कि इसमें जो ऑनलाइन यानी कि इलेक्शंस एक्ट की रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर रहते हुए हम किस तरह ऑनलाइन सहूलत प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें अगर जो एक्ट की प्रोविजंस है उनको अमेंड करना पड़े तो उसकी सिफारिशात भी वो तैयार करने के लिए ये काम शुरू कर दिया गया है। मगर ये होगा फ्यूचर के लिए। इस वक्त चूँकि डिस्प्ले है ये 19 जून तक है इसका डिस्प्ले, तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी कि चूँकि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काम कर रहा है, तो उसमें फॉर्म की सबमिशन ज़रूरी है। तो इसलिए अगर जो पब्लिक है वो 8300 से अपने वोटिंग पर्टिकुलर को देख के अगर चाहती है कि इसमें जो लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, वो काइंडली डिस्प्ले सेंटर को विज़िट करें और मुतल्लिका फॉर्म जमा कराएं ताकि हम उनके वोट उनके NIC के कार्ड के मुताबिक जो है वो दर्ज करें। बिल्कुल ठीक है। आसिफ साहब, मुझे एक चीज़ समझाइएगा ज़रा, आप कह रहे हैं एज़ पर देयर CNIC, आप लोग नादरा के साथ क्यों नहीं इस चीज़ को लेकर कोऑर्डिनेट करते ताकि जो डेटाबेस है वो तो एटलीस्ट सामने आ जाए और उससे मेरे ख्याल में बहुत 99% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे जी?
जी, बेसिकली नादरा के साथ हमारा फुल जो है कोलैबोरेशन है, और नादरा की जो सिविल रजिस्ट्री डेटाबेस हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम है, वो कमीशन की अथॉरिटी से वो भी यानी कि इन प्लेस है। तो इसमें जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो सिविल रजिस्ट्री से ही आ रहे हैं। तो इसमें जो परमानेंट एड्रेस है और टेम्परेरी एड्रेस है, बेसिकली लॉ की जो क्वालिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ इलेक्शन एक्ट में चेंज हो गई है। तो अभी एक वोटर है वो अपने सिर्फ टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस पे ही अपना वोट दर्ज करा सकता है। तो हमने जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन 2 एक्सरसाइजेज की है, तो हमारी जो मैक्सिमम एफर्ट है, हमने स्टाफ इंगेज किया 88,000 का तकरीबन। तो उसके मुताबिक जो मालूमात मिली है वो हमने डिस्प्ले पे रख दी हैं। ये गैर हतमी है, इनमें गलती भी हो सकती है। इनमें हमें जो करेक्ट एलोकेशन ऑफ सेंसस ब्लॉक, उसमें हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट एड्रेस अगर हो शनाख्ती कार्ड पे तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मजंग है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर मजंग अपीयर हो रहा है, मगर मजंग में एक्चुअली उधर 10, 12, 15 इलेक्टोरल एरिया सेंसस ब्लॉक हो सकते हैं। इस हवाले से हमें जो यानी कि इसीलिए ये डिस्प्ले की गई है ताकि किसी को भी कोई इतराज़ हो तो वो अपना फॉर्म जमा कराए ताकि हम करेक्ट एलोकेशन कर सकें। ओके, रिजर्व सीट्स पे ये जो पंजाब की आजकल चल रहा है जिसको लेकर बहुत सारा इश्यूज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी आपने वो 5 सीट्स अनाउंस नहीं कर रहे, जबकि आपने उसको टैग अलॉन्ग कर दिया है कि जी बाय इलेक्शंस होंगे उसके बाद हम करेंगे, जबकि एज पर जो प्रोसेस है अगर 5 लोग निकल गए हैं तो नेक्स्ट 5 को नोटिफाई कर देना चाहिए। सर क्यों नहीं हो रहा? ये तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी हेयरिंग की है और पार्टीज को सुन के इसके ऊपर अपना फैसला दिया है। तो बिल्कुल वो इन अकॉर्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन और जो इलेक्शंस एक्ट है सेक्शन 104 उसके इन अकॉर्डिंग उसकी बिल्कुल कंफॉर्मिटी में है। तो ये तो एक जो है क्लियर चीज़ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना स्पीकिंग ऑर्डर इस पे पास कर चुका है। तो अब इससे क्या हम एक्सपेक्ट करें? इसका फैसला अब बाय इलेक्शंस होंगे उसके बाद ही आएगा जी इन चीज़ों को लेकर आगे? जी एग्जैक्टली, एज पर डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऐसा ही है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो रिजल्ट है वो। लेकिन आसिफ साहब उसका इस चीज़ से लिंक क्या है? मैं सिर्फ वो समझने से कासिर हूं कि उन बाय इलेक्शंस का इसके साथ लिंक क्या होगा जी? लिंक एक्चुअली ये चूंकि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने रख के और जो आर्टिकल 224 है जिसमें रिजर्व सीट्स की जो बाई इलेक्शंस के हवाले से प्रोविजंस मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको सामने रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया। तो बिल्कुल ये लिंक इस्टेब्लिश हुआ है, इसीलिए जो ये फैसला हुआ है। और ये एक स्पीकिंग ऑर्डर है, अगर किसी को रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, 2017-18 हल्का बंदियों को लेकर भी अब आ रहा है और उसके बाद कंसेंसस के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके ऊपर डीलिमिटेशंस हो गई। अब फाटा और इन चीज़ों को लेकर दोबारा डीलिमिटेशंस हुई हैं, जबकि सेंसस नहीं हुआ अभी, तो उसको लेकर काफ़ी सारे हल्के कम हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वह हुकूमत का साथ दे रही है और वो इसलिए डीलिमिटेशंस दोबारा कर रही है, जबकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ था तो ज़रूरत ही नहीं थी इस वक्त करने की फाटा को लेकर जी। एक्चुअली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मैं 1 मिनट में आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ कि बेसिकली जब 25th अमेंडमेंट पास हुई है तो फाटा मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तो जो 2018 का इलेक्शन था वो 272 जनरल जो नशिस्तें हैं जो इंतखाबात उसके ऊपर हुए थे। तो जब फाटा मर्ज हुआ है तो उसके नतीजे में 12 सीटें जो ऑलरेडी फाटा को दी गई थी वो अबॉलिश हो गई। और चूंकि ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का हिस्सा बना तो 6 एडिशनल सीटें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा को मिली, तो वो 39 से 45 हो गई।
तो इस वक्त इन अदर वर्ड्स जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो जब भी हो वो बेसिकली 266 नशीस्तों पे होना है, 272 पे नहीं होना। तो ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ था अप्रैल में, तो बेसिकली वो यही था कि चूंकि 2018 का इलेक्शन वो 272 सीटों पे था, उसको एक 24th अमेंडमेंट के तहत एक वन टाइम डिस्पेंसेशन थी 2018 के इलेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट इलेक्शन में चूंकि 266 सीटें होनी है, 6 सीटें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कम हो गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन की ये एक जो मजबूरी थी कि ये डिलिमिटेशन के बगैर अगले इलेक्शन में जाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो 24th अमेंडमेंट थी उसमें ये प्रोवाइडेड था आर्टिकल 51 में कि ये जो प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर एलोकेशन ऑफ सीट्स की गई है 2018 के इलेक्शन के लिए, तो नेक्स्ट इलेक्शन में फाइनल रिजल्ट रिफ्लेक्ट होना था। तो इन अदर वर्ड्स जो 272 नशिस्तें थी ऑलरेडी वो प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर थी। तो नेक्स्ट इलेक्शन चूंकि ये फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो गया है, तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट थी कि वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ये इंट्रा प्रोविंस इंट्रा सिटी भी इवन माइग्रेशन होती रहती है, तो पॉपुलेशन का कहीं पे कंसिडरेशन हो जाती है, कहीं पे वो कंसिडरेशन हो जाती है उसकी। तो इस वजह से ये डिलिमिटेशन जरूरी थी, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दी गई कि अक्टूबर तक जो है इलेक्शन कमीशन। आपके मुताबिक आसिफ साहब, ठीक हो गया, आपके मुताबिक डीलिमिटेशन जरूरी थी, री नंबर वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग शायद कुछ लोगों की ये है कि जी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर री नंबर होना चाहिए था, डीलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके अंदर डीलिमिटेशन ही होनी चाहिए थी, री नंबर नहीं होना चाहिए था। री नंबर तो बेसिकली इसका लॉजिकल आउटपुट है। जब हम 266 पे कर रहे हैं तो चूंकि फाटा की सीटें 12 जो हैं वो अबॉलिश हो गई थी, हाँ। तो NA 39 के बाद जो फाटा शुरू होता था NA 40 से 51 तक, तो वो चूंकि मर्ज हो गया, तो अभी खैबर पख्तूनख्वा NA 45 और उसके बाद इस्लामाबाद की 52 की बजाय अभी 46 होगी। पॉइंट आ गया आपका। तो ये री नंबरिंग तो इसका लॉजिक ठीक हो गया। आसिफ साहब लास्ट मुझे बताइएगा, ये जो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ है सर, इलेक्शन कमीशन ने क्या, पूरे दुनिया ने ये देखा, इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, ये क्या हुआ था वहां पर, और उसके बाद जिस तरह ये सारा सिनेरियो हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के ऊपर आता है कि जी आप लोगों ने कोई इस चीज का नोटिस नहीं लिया, वहां पर किस तरह MNA गए, क्या हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ, सर इस पे क्या कमेंट करेंगे? बेसिकली जो डिफेक्शन क्लॉज है वो आर्टिकल 63A में है। उसमें है कि अगर डिफेक्शन की कोई इंसिडेंट होता है तो वो स्पीकर के पास रेफरेंस आएगा पार्टी हेड की तरफ से, और स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो स्पीकर ने जब रेफरेंस भेजा है तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कंसीडर किया है और उसके ऊपर अपना जो ऑर्डर भी पास किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है उसके तहत तो जो स्पीकर ने भेजना था उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था, तो उसके डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन इसको कुछ नहीं। वैसे ओवरऑल आपका अपना क्या व्यू पॉइंट है, ये ठीक हुआ जो कुछ हो रहा होता है जी इस तरह का? नहीं, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन तो पिक्चर में उस वक्त आएगा ना जब स्पीकर जो है यानी कि या चेयरमैन है जो भी हैं, यानी कि जो 63A की डिफेक्शन में अगर आते हैं, अगर सेनेट का है तो वो चेयरमैन सेनेट भेजेगा रेफरेंस, तो वो जब रेफरेंस आएगा इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन की कॉग्निजेंस तो उससे शुरू होती है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। आसिफ अली यासीन साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम। आपको इंशाल्लाह जी दोबारा तकलीफ देते रहेंगे। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।